इनोवेट जो कंपनी कर लेती है वो अगली कर्व में चली जाती है, जो नहीं कर पाती इरेलेवेंट हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा एक इनोवेशन होता है जो ब्रेक थ्रू इनोवेशन जो कहते हैं, जो किसी ने नहीं किया, जो किसी के पास नहीं है, जो आपको भयंकर सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज देता है, जिसको कॉपी करना, जल्दी से कॉपी करना मुश्किल है। तो वो जो है, आई वुड जस्ट से कहाँ पे इनोवेशन करना बहुत मुश्किल रहता है और कहाँ पे इनोवेशन बाकी सब जगह पे हो सकता है। सो आई विल जस्ट गिव यू वेयर वी वोंट इन्वेस्ट। अभी पाम ऑयल के जब प्राइसेस बढ़े थे तो बाकी दूसरे एफएमसीजीज को मजबूरन अपना सोप्स के भाव बढ़ाने पड़े 5-7% से, बट ये जो कंपनी है ये एक्चुअली इन्होंने प्राइस काट दिया अपने सोप्स का। एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ और बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ फिर से आनंद सर जुड़े हैं और इनके साथ इस बार हम इनोवेशन से बात करने वाले हैं। इनोवेशन एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत बार सुनते हैं बट एग्जैक्टली समझते नहीं है, और इनोवेशन से कैसे कौन सी कंपनी इनोवेट कर रही है, किस तरह का इनोवेशन है, वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उस पर इन्वेस्ट करने के बारे में हम सोच सकते हैं। सो विद दिस आई वेलकम यू आनंद सर। थैंक यू कुणाल। सो स्टार्ट इसी से करते हैं सर कि सबसे पहली चीज इनोवेशन एग्जैक्टली होता क्या है? इनोवेशन ये है जो आपको विच गिव्स यू राइट टू विन, आपको जीतने की क्षमता देता है इनोवेशन। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखते हैं, उसमें बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन आता है। वो डिक्लाइन फेस अवॉइड करने के लिए आपको इनोवेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप ये PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वापस आप एक और बार दोहरा सके। तो इनोवेट जो कंपनी कर लेती है वो अगली कर्व में चली जाती है, जो नहीं कर पाती है वो वही स्टैग्नेट हो जाती है या इरेलेवेंट हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लोग कहते हैं कि इनोवेशन का मतलब ये होता है कि कुछ इन्वेंट करना है, कुछ नया बनाना। तो जो आप कर्व की बात कर रहे हो, सब लोग कहते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है, शुरुआत होती है और एकदम स्टीप राइज आता है, तो वो इनोवेशन नहीं हुआ? वो भी इनोवेशन है। या तो कोई नया आइडिया या कोई मार्केट ग्रैब करने के लिए आता है, या अगर मार्केट में ऑलरेडी इट्स अ फियर्सली कम्पिटिटिव मार्केट, थोड़ा अपना एज बना के रखने के लिए इनोवेशन करना पड़ता है। तो इनोवेशन में देखिए ऐसा होता है कि अगर सबके प्रोडक्ट सिमिलर टाइप के हैं एंड इन अ क्लोजली कम्पिटिटिव मार्केट, आपको अपना कम्पिटिटिव एज बनाने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए आपको कुछ ऐसा अलग हटके करना पड़ेगा। तो इनोवेशन में भी दो तरीके होते हैं। एक होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, मतलब छोटी छोटी इनोवेशन आप करते हैं कि बहुत क्लोज कंपटीशन है और बहुत क्लोज प्रोडक्ट्स हैं, तो आप छोटा मोटा इंक्रीमेंटल इनोवेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप में डिफरेंशिएशन दिखा सकते हैं एंड यू गेट अ स्लाइट एडवांटेज ओवर कंपटीशन। दूसरा एक इनोवेशन होता है जो ब्रेक थ्रू इनोवेशन जो कहते हैं, जो किसी ने नहीं किया, जो किसी के पास नहीं है, जो आपको भयंकर सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज देता है, जिसको कॉपी करना, जल्दी से कॉपी करना मुश्किल है। तो वो जो है उसमें समय काफ़ी लगता है एंड वो कर्व ऐसे रहता है, अचानक आपको ये आता है। इंक्रीमेंटल इनोवेशन धीरे धीरे आपको महसूस होता है, बट ब्रेक थ्रू इनोवेशन जो है अचानक एक बड़ा सा एक आहा मोमेंट जैसा एक आता है, जिसकी वजह से आपको वो एडवांटेज मिलता है। जब जैसे हम कोई कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे इंक्रीमेंटल इनोवेशन आ रहा है, वो शायद आइडेंटिफाई करना इजी होता है, बट ये जो ब्रेक थ्रू वाला इनोवेशन है, कोई कंपनी अगर ये कर रही है, तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? जैसे टेक्नोलॉजी चेंज जो है ब्रेक थ्रू इनोवेशन के तौर पे आता है। अगर आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चला रहे हैं, अचानक आज EV व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, पूरा टेक्नोलॉजी, कुछ भी उसमें कॉमन नहीं है, पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। वो जो है ब्रेक थ्रू इनोवेशन होता है। जो आप अगर FMCG में विल टॉक अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स, बट आई एम जस्ट सेइंग जो किसी ने नहीं किया, या तो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, या तो कम कॉस्ट की वजह से यू फाउंड अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो गया, या स्पीड की वजह से हो रहा है कि वही चीज़ आप ज़्यादा स्पीड में दे पा रहे हैं। ये सारी जो इनोवेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट कैन इम्पैक्ट द एंड यूजर पॉजिटिवली। इसको सिर्फ समराइज करूं तो अगर मेरी गाड़ी पहले 10-12 का एवरेज देती थी नॉर्मली, अगर वो इंजन्स में थोड़ी एफिशिएंसी इंप्रूव कर दी और आज 18-20 की देने लग गई है, सो दैट इज इंक्रीमेंटल इनोवेशन। करेक्ट, वही वाला वही फ्यूल, बट 15 से एग्जैक्टली 20 में चलेगा। और अब मैं अगर पूरा ईवी पे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो
तो मेरा ब्रेक एब्सोल्युटली, आई मीन बहुत अच्छा मतलब आपने एग्जांपल दिया है. इट जस्ट सेटल्स द इशू दैट इंक्रीमेंटल जो जैसे टर्बोचार्ज इंजन आया, उसके बाद ये माइल्ड हाइब्रिड कार्स आए या हाइब्रिड कार्स आने लगे, जिसके वजह से व्हाट यूज्ड टू बी 8 बिकेम 10 बिकेम 12 बिकेम 22. वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है. और जैसा कि आपने कहा, टेक्नोलॉजी चेंजेस है ब्रेक थ्रू इनोवेशन. तो सर जब ऐसी थीम्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर, एज अ फंड मैनेजर, तो चीजें लीनियर तो है नहीं, एकदम नॉन लीनियरली चीजें ग्रो करेगी. तो शायद मेरा फंड भी उस तरीके से मूव करे, वॉलेटिलिटी आए, तो उसको कैसे टैकल करते हो, उसको कैसे हम सोचते समझते हैं? देखिए, इसके लिए लेट्स स्टेप बैक अ बिट एंड हम ये फंड में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो जानना इम्पोर्टेंट है. एंड दिस विल बी स्लाइटली लॉन्ग आंसर बट इट विल हेल्प पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. सबसे पहली बात, कंपनीज या तो प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट करती हैं या सर्विस इनोवेशन करती हैं या कोई बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया. प्रोडक्ट इनोवेशन जैसे थर्मल टू सोलर हो गया या फॉसिल फ्यूल टू ईवी हो गया, ये सब प्रोडक्ट इनोवेशन है. सर्विस इनोवेशन ये है कि जैसा कि हमने एविएशन में देखा था कि कितनी जल्दी कोई प्लेन टर्न अराउंड कर लेता है फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट. जो पहले रो 37 जाना है, किसी का सीट नंबर है, तो रो 3 वाले पैसेंजर यूज्ड टू कम इन द वे ऑफ रो 37 और बोर्डिंग में ही पहले इतना समय चला जाता था. अभी आप देखेंगे कितना काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गया, क्योंकि जोन वाइज उन्होंने कर दिया है. और आप देखेंगे जैसे ही प्लेन लैंड हो जाती है तो फिर उसका बैगेज डिसएम्बार्केशन एक तरफ से हो रहा है, बैगेज एक तरफ से हो रहा है, रिफ्यूलिंग हो रहा है और क्लीनिंग अलग से हो रहा है. और इसके अलावा जोन वाइज पैसेंजर खड़ा कर देते हैं बोर्डिंग के लिए. आखिरी पैसेंजर इधर से निकला नहीं कि नया इधर से पैसेंजर बोर्ड करना शुरू कर देते हैं. तो प्लेन्स के टर्न अराउंड फास्ट हो गए. ये सब सर्विस इनोवेशन है जो हमने 15-20 साल पहले आपने देखा रहेगा कि ये चीजें होती नहीं थी, कोई सोचता नहीं था. someone thought about it, they started doing and then now it has become order of the day. तो ये सब इंक्रीमेंटल इन नेचर है, बट इससे काफी फायदा मिला है और इसके वजह से ऑन टाइम या वो जो टैग है वो एसोसिएशन होने लग जाता है कि हाँ भाई टाइम पे हम निकल सकते हैं, टाइम पे हमारे डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं. बिजनेस मॉडल चेंज जो है, जो हम पहले कुछ करते थे और अभी हम किसी और चीज़ के लिए जाने जाते हैं. जैसे आपने देखा रहेगा कुछ ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज जो रहेंगे, मतलब फार्म इक्विपमेंट या ऐसे बनाते थे, अचानक वो पैसेंजर व्हीकल एंड बहुत अच्छे क्वालिटी पैसेंजर व्हीकल्स हाई एंड बनाने लग गए. तो यू विल फाइंड दैट इज अ बिजनेस मॉडल चेंज दैट दे हैव डन. ऐसा नहीं कि पुराना उन्होंने बंद कर दिया, बट उन्होंने एक नया आर्म अटैच कर लिया अपने आप को, एंड जिसकी वजह से उनका ग्रोथ आ रहा है. सो दीज कुड बी 3 ब्रॉड बकेट्स ऑफ थीम्स. इसके अंदर हमें इंक्रीमेंटल भी देखना और ब्रेक थ्रू इनोवेशन भी देखना है. इंक्रीमेंटल वो जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी इनोवेशन विच मेक्स अ बिग डिफरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड ब्रेक थ्रू इज समथिंग विच इज अ big breakthrough, aha moment, eureka moment which you get, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एडवांटेज मिल जाती है वो कंपनी. As a fund manager, greater allocation towards the एक्चुअली दोनों तरफ जाना चाहिए, बिकॉज इंक्रीमेंटल इनोवेशन भी चाहिए, ब्रेक थ्रू इनोवेशन प्ले आउट होके वो नंबर में दिख के स्टॉक परफॉर्मेंस में दिखने में भी समझ आता है. ऐसा नहीं कि सारा अगर ब्रेक थ्रू इनोवेशन लेके हम बैठ जाते हैं तो इन्वेस्टर का भी एक केयर रहता है. तो हमें देखना होता है कि हाउ डू वी बैलेंस दीज 2 एस्पेक्ट्स, जिससे कि वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन जो है वो भी कंट्रीब्यूट करें. ऐसा नहीं कि वो छोटी बात है, और बड़े वाला जो है उससे बड़ा री रेटिंग मिल सकता है, वाइल दिस कैन गिव यू कंपाउंडिंग दैट कुड पोटेंशियली गिव यू री रेटिंग. एंड इन टर्म्स ऑफ द इनोवेशन लैंडस्केप वर्ल्ड, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि रैंकिंग वाइज अगर जाए तो इंडिया पहले 81st रैंक पे थे इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, अभी 39th रैंक पे आ गए. कुछ सालों में हुआ, पिछले 8-10 सालों में. तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से हम और आगे जा सकते हैं? प्लस ऐसी जो हमारे ऊपर 38 कंट्रीज है, उनके पास ऐसा क्या है जो हमको देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि हाँ भाई हम भी ये इम्प्लाई करें तो हम भी बेटर हो सकते हैं? देखिए, हम दूसरों को कॉपी करेंगे तो इनोवेट नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे, इनोवेट नहीं करेंगे. तो ये बहुत बड़ी अंतर है कि हम इमिटेट नहीं करना चाहते, इनोवेट करना चाहते हैं.
रही बात हमारा रैंकिंग जंप की, हमने जो जो चीज़ें उपलब्धि हासिल करी है पिछले कुछ सालों में इन टर्म्स ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन, किसी के पास ये वॉल्यूम में, ये स्केल में, इतना पेनिट्रेशन के साथ कहीं पे भी ये चीज़ हुआ नहीं है जो रेट में हम हो गए, जिसके वजह से हम डिजिटली डेवलप्ड कंट्री जाने जाते हैं। इंडिया स्टैक जो हमने बनाया है, इतने सारे जन का जो बायोमेट्रिक हमने मतलब इस्टेब्लिश कर दिया है, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। एंड दिस इज अ प्रूफ दैट इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने इतने सारे लोगों का हमने ये वाला चीज़ कंप्लीट कर पाए, इतने सारे बैंक अकाउंट, इतने सारे जन यूपीआई से द वे एवरीवन सब कैसे जुड़ गए। एंड इतना बड़ा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट रहा है। तो हमें लगता है कि इनोवेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कितने सारे नए स्टार्टअप्स हैं, मतलब हर जगह पे हम देख रहे हैं देयर आर न्यू यंग एनर्जेटिक पीपल हु आर गेटिंग इन। एंड जिसके चलते हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि 38, 39 द रैंक डज नॉट मैटर, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो and there's no reason why we cannot even lead this, forget follow or aim to be हम कैसे improve करें। we should end up leading this initiative is what we feel। एंड सर जैसे आपने यूपीआई की बात की थी, यूपीआई एक ऐसी चीज है जो द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस कि इन्होंने कैसे इनोवेट किया, कितना जल्दी इसको स्केल किया, पेनिट्रेट किया। तो मुझे बहुत बार लगता है कि इनोवेशन में एक पर्टिकुलर चीज कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करती है और उसके ऊपर काफी चीजें बन जाती है। सो फॉर एग्जांपल आज से 8-9 साल पहले इंटरनेट यहाँ पे बहुत सस्ता हो गया, तो उसकी वजह से बहुत चीजें हो गई, चाहे वो स्टॉक ब्रोकरेज हो, इन्वेस्टिंग हो, पेमेंट्स हो। वैसे ही यूपीआई भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया कि भाई बहुत चीजें उसके ऊपर बन पाए। तो ऐसी चीजें इंडिया में और होना कितना प्रोबेबल है, और आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंस है इन चीजों का जो ऐसे कैटलिस्ट रोल प्ले करती है? देखिए, इसको ना एक फ्रेज होता है, इसको लॉलापलूजा इफेक्ट कहते हैं। चार्ली मंगर का एक फ्रेज था कि लॉलापलूजा इफेक्ट, मतलब यू विल फाइंड अकेले इंडिविजुअल चीज़ें कुछ हो रही होती हैं और अपने आप में, जैसे हमारा 5G कनेक्टिविटी बढ़ रहा था, 4G 5G इंडिया में आ रहा था वो टाइम पे, एंड डेटा के प्राइसेस जो हैं सस्ते थे। अलग से देखें तो मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ रहा था एंड स्मार्टफोन्स का प्रोलिफरेशन बढ़ रहा था। और जो तीसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट ने आधार प्रोग्राम एक लेके आए थे एंड सबका बायोमेट्रिक कलेक्ट हो रहा था। एंड देन जनधन बोल के बैंक अकाउंट खोलने का अलग से एक प्रोग्राम था। तो आधार से केवाईसी बन रहा था, जनधन से बैंक्स बन रहे थे, स्मार्टफोन से पीपल वर गेटिंग एम्पावर्ड, एंड यू आर सीइंग 5G एंड डेटा कॉस्ट बिकमिंग चीपर। ये सारे जो एक साथ एक टाइम पे आ गए, जिसकी वजह से हम जो कहते हैं कि रैंडम थिंग्स हैपनिंग टुगेदर which creates a much bigger impact than all of them individually. Sum of parts is greater than the whole, and that is what we saw happening, that अचानक 80 करोड़ बैंक अकाउंट्स आज 80-85 करोड़ बैंक अकाउंट्स होंगे लगभग, which are KYC'd ready, and data costs are cheap, and you are having smartphone facilities and so on and so forth. So that becomes a very very big enabler. और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और बिल्ड होते चली जाती हैं। सो इट विल नेवर बी दैट ये सीक्वेंशियल हम सोचते हैं, बट कभी कभार ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है जिसकी वजह से अलग आउटकम बन जाता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर इनोवेशन है सर जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे कि हाँ भाई ये इनोवेशन नहीं होता तो शायद इतना ग्रोथ नहीं आता कंट्री? I think this whole digital payment system, I think this has reduced friction. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी ट्रांजैक्शन में फ्रिक्शनलेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिजिटल पेमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई वुड थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी सेमिनल चेंज विच वी हैव सीन, जिसकी वजह से बहुत लाभदायी रहा है ये वाला। और सर जैसे हम इनोवेशन वाली कंपनीज में देखते हैं कि जो इनिशियल इनोवेशन लाती है, ब्रेक थ्रू इनोवेशन लाती है, they tend to make losses initially because cash burn होता है, उसके बाद 6-8 साल 10 साल बाद प्रॉफिटेबिलिटी आती है, कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं। सो एज अ फंड मैनेजर और एज एन इन्वेस्टर उन कंपनीज को सिलेक्ट करना, होल्ड करना और इवेंचुअली उस कंपनी ग्रोथ के साथ ग्रो होना, वो कितना ट्रिकी होता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई स्टार्टअप, ये कोई छोटी कंपनी में निवेश करने वाला फंड नहीं है।
सो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सारा इनोवेशन छोटे कंपनी और कैश बर्न स्टार्टअप यही सब करते हैं। बड़े कंपनीज में काफ़ी इनोवेशन होता है। मैं मिसाल के तौर पे 2-3 आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, और एफएमसीजी में वो सोप बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सोप इज़ वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, एंड सोप को हार्डनिंग जो कंपोनेंट देता है वो पाम ऑयल रहता है, जिससे सोप में हार्डनिंग आती है। पाम ऑयल जो है काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो उन्होंने काफ़ी साल जो है इसके ऊपर रिसर्च करके स्ट्रेटोस बोल के एक इनोवेशन किया था, जो पाम ऑयल के कंपैरिजन में बहुत कम कॉस्ट में आता है। एंड जब अभी हाल में जब पाम ऑयल प्राइसेस बढ़े थे, पाम ऑयल जैसा ही हार्डनिंग देता है सोप को, बट पाम ऑयल से काफ़ी सस्ता है। अभी पाम ऑयल के जब प्राइसेस बढ़े थे तो बाकी दूसरे एफएमसीजीज को मजबूरन अपना सोप्स के भाव बढ़ाने पड़े 5-7% से, बट ये जो कंपनी है ये एक्चुअली इन्होंने प्राइस काट दिया अपने सोप्स का, तो उनको भी मजबूरन कम करना पड़ा। उनका प्राइस हाइक जितना अदरवाइज करते उतना नहीं लेना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि वरना मार्केट शेयर और चला जाएगा। तो ये एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ और बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें, ये जो है ब्रेक थ्रू इनोवेशन की एग्जांपल है। अगर हम देखें कि कोई फार्मा कंपनी में अगर हम देखें, पहले सब कोई पेन है तो कोई पीपल विल पॉप अ पिल या कोई ऑइंटमेंट लगा लिया। आजकल पैचेस आते हैं जो आपने शर्ट के अंदर ये पैच डाल दिया तो फिर वो पेन किलर जैसा वही वाला काम करता है। न किसी को स्मेल आएगा रूम में कि हमने ऑइंटमेंट या क्रीम लगाया है, और न मुझे इंटरनली कुछ लेना है। इट बिकम्स दैट स्मूथ। ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन का एग्जांपल है, एंड अगेन दिस इज अ वेरी लार्ज कंपनी। एक बहुत बड़ी बैंक की बात करूं तो उन्होंने जो ऐप बनाया, मतलब एक तरफ से स्टार्टअप्स को फंडिंग करके उन्होंने अपना एक एपीआईज के थ्रू उन्होंने अपने ऐप को स्ट्रेंथन किया, जिसके चलते काफ़ी रोबस्ट हो गया उनका एंटायर डिजिटल ऑफरिंग टू देयर कस्टमर्स। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन, बट देखेंगे कि ये कोई कैश बर्न या ये सब हुआ नहीं है। So any company and any and every company has to innovate to stay relevant. And ये छोटी कंपनी में ही पाया जाता है ऐसा नहीं है। कोई मार्केट शेयर बचाने के लिए करता है, कोई जैसे मैंने कहा या तो टाइम कम कर रहा है या कॉस्ट कम कर रहा है या मार्जिन एक्सपेंड कर रहा है, कोई भी एक ड्राइवर रहता है जिसकी वजह से उनको ये बेनिफिट आता है। इंक्रीमेंटल इनोवेशन में एक चीज हम देखते हैं कि जनरली जब इंक्रीमेंटल इनोवेशन हो रहा है तो कंपनी के लिए कॉस्ट सेविंग की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो जो पूरा थीसिस है कि इनोवेशन के टाइम पे कैश बर्न होता है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन में उल्टा चल के कैश ज्यादा सेव हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं, दोनों हो सकता है। या तो आप वैल्यू ऐड कर सकते हो इंक्रीमेंटल इनोवेशन में। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कार्स फॉर इंस्टेंस। मैं अगर आपको एक 15 साल पुराना कोई लग्जरी कार, जो भी आपकी चॉइस की एक लग्जरी कार देता हूँ, या अगर आज की तारीख में आपको ब्रांड न्यू एक छोटा सा हैचबैक देता हूँ, आप दोनों में से कौन सा चुनेंगे? ब्रांड न्यू वाला। क्यों? क्योंकि 15 साल पुराना लग्जरी कार में आपको पावर विंडो नहीं रहेंगे, पावर स्टीयरिंग नहीं रहेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, जीपीएस नहीं रहेगा, एंड यू विल बी लाइक हैंडीकैप्ड। ये नए वाले एकदम लोअर एंड कार में भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेस फैसिलिटी में मिल जाती है। सो ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन ये नहीं कि कॉस्ट कम कर रहा है, ये सब वैल्यू ऐड मिल रहा है जो आपके फायदे के लिए है। सो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि भाई हाँ, मोबाइल फोन अगर कनेक्ट पेयर नहीं हो रहा तो फिर टुडे बिकॉज वी लिव इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, हम ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में। इसके वजह से माई एबिलिटी टू चार्ज स्लाइटली हायर अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर गोज अप। इसीलिए मैंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट टू विन। राइट टू विन कैन बी बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट, राइट टू विन कैन बी बिकॉज ऑफ वैल्यू एडिशन, राइट टू विन कैन बी बिकॉज ऑफ क्विकर डिलीवरीज। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी क्यू कॉमर्स वाले, जितने क्विक कॉमर्स वाले जितने कंपनीज हैं जो घर में डिलीवरी करते हैं, आप देखिए पहले क्या था हमारा, पहले द होल थिंग वाज दैट यू हैव टू गो टू अ रिटेल स्टोर, यू हैव टू पुश योर कार्ट, गो पे,
long queues before you pay, then lug it in your this thing, find a parking for your car, उधर से शुरू होता है actually. Lug everything back into the car, then come back, then bring it back. It all costs time, effort, money, and today it just becomes easy for you. अगर आप घर बैठे फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया, घर में आके वो दे के चला जाएगा. तो पैंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट था जब हम ग्रोसरीज या कुछ स्टोर करके रखते थे, दैट पैंट्री इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड. वो जा चुका है, बिकॉज इन आवर हाउस होल्ड एवरीथिंग इज बिकम व्हाट, JIT, जस्ट इन टाइम. ये सब काम आपने बनाया या फिर नहीं, जस्ट इन टाइम इज समथिंग विच मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में यूज करते हैं. इट्स अ जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम की इन्वेंट्री आपको जस्ट इन टाइम मिल जाए. तो आपको पैंट्री का जो रिक्वायरमेंट ही चला गया. Why is this happening? आप अगर इसको और डीपली सोचेंगे, पहले if you were to look at it, people would not, had slightly more time, and they would think a lot. Value behavior बहुत ज़्यादा था कि I would, can I save cost? Can I save money? And today I think there is a shift because of income effect, wealth effect. Everyone says, okay, can I save time? I don't mind spending a little extra money. बट घर बैठे अगर मुझे ये हो रहा है तो why should I kind of move a muscle? And this is habit formation. तो ये भले इंक्रीमेंटल इनोवेशन लगेगा, बट दिस इज चेंजिंग हैबिट, एंड यूजुअली इट इज रिवर्सिबल. एंड आपने सर अभी वो 4-5 ऐसी कहानियां बताई, ऐसी कंपनीज है जिन्होंने एक्चुअल में इनोवेट किया और आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए. सर मैं एज एन इन्वेस्टर या फिर in general as a person, how can somebody identify these companies? कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ इनोवेशन हो रहा है? देखिए, या तो आप खुद करना, मतलब आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, 2-3 स्क्रीन लगा के फुल टाइम आपको रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने पड़ेंगे, मैनेजमेंट कॉल्स अटेंड करने पड़ेंगे और तब जाके आइडेंटिफाई करें. दूसरा आसान तरीका है, मैं आपको दे सकता हूँ कि हम फंड में यही चीज़ करते हैं, हमारा काम है ढूंढना. सो द सेकेंड बेस्ट थिंग यू कैन डू इज invest into a fund like this, which does this work only. And sir, in terms of on similar lines, कौन से सेक्टर्स आपको जहाँ पे लगता है कि बहुत इनोवेशन हो गया, और अभी कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लगता है कि हाँ इस सेक्टर में और स्कोप है इनोवेशन? देखिए, I won't say ये सेक्टर में हो गया और ये सेक्टर में नहीं हुआ. I would just say कहाँ पे इनोवेशन करना बहुत मुश्किल रहता है और कहाँ पे इनोवेशन बाकी सब जगह पे हो सकता है. So I'll just give you where we won't invest. Typically बहुत old, kind of sector जैसे mining या metals, ये सब जगह पे innovation होना बहुत मुश्किल रहता है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता. ये सब जो है we will not look at some of these kind of sectors. बाकी सब sectors में innovation हो सकता है. मैंने ऑटो का एग्जांपल दिया, FMCG का एग्जांपल दिया, या बैंकिंग का एग्जांपल दिया आपको, फार्मा का एग्जांपल दिया. दीज आर ऑल डाइवर्स सेक्टर. सो इनोवेशन बोलते ही सबको लगता है ये IT वाला फंड रहेगा, डिजिटल रहेगा, ऐसा रहेगा. बिल्कुल भी नहीं. इसलिए मैंने आपको डाइवर्स सेक्टर्स बताया जिसमें से आप देखेंगे कि ये सारे सेक्टर्स में इनोवेशन हो रहा है. और सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत बड़े इंडिया के इन्वेस्टर ने एक लाइन बोली थी कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जब भी कोई चीज डिजिटलाइज हो जाती है, चाहे फूड डिलीवरी हो, कोई कॉमर्स हो, डिजिटलाइज हो जाती है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग हो, तो इट एक्सप्लोड्स. ही लिटरली यूज द वर्ड दैट इट एक्सप्लोड्स मल्टीपल टाइम्स, और हम लोग सोच भी नहीं पाते. आप कितना एग्री करते हो स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? So I'll tell you something which I read long back, which is for innovation only. There's this person by the name Peter Diamandis who had mentioned the 6 Ds of innovation, which is digitize, the first word you already mentioned, deceptive, disruptive, demonetize, dematerialize, and finally democratize. And I really think ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिजिटाइज से होता है. डीमैट करने के बाद हमने देखा अभी 17.5 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं. डीमैट एक्चुअली 1991 में हुआ था. उसके बाद अभी हम देख चुके हैं डिजिटाइज का बेनिफिट्स. हमने अभी ऑलरेडी डिजिटाइजेशन का बात हमने किया. सो ये सारे अपने आप में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं. और इवेंचुअली डीमोनेटाइज मतलब नॉट डीमोनेटाइजेशन लाइक वी थिंक,
but basically technology makes everything cheaper, and that is what they mean that ये उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से सस्ता हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें. एंड फाइनली डेमोक्रेटाइज, मतलब पावर जो है अल्टीमेटली इट बिकम्स अ वेरी डेमोक्रेटिक, सबके हाथ में ये पावर रहता है. तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट रहती है इनोवेशन का. तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एंड दिस इज अगेन समथिंग व्हिच आई रेड समवेयर दैट इन द 90s you any time we would think that if I were to ask you which is the one of the most powerful position in the world, would be like say US president, right? In the 90s बिल क्लिंटन के पास जितना इंफॉर्मेशन हो सकता था या होता था या जितना एक्सेस था उनके पास, उससे शायद 100 गुना ज़्यादा power आज almost a large part of the world has in their mobile phone, because you have 100 times more computing power in your mobile phone than what the most powerful or one of the most powerful person at that time would have had access to. And what am I saying here? That thing has happened because of innovation, and that has got completely democratized. Which is what I mean that ultimately ये journey जो है democratization में जाके end होती है, जो आपने पहला word जो कहा. So it's a very very powerful thing, whosoever you're referring to, and this is the chain, may not be from A to B to C to D to E, but this is the way, these are the legs of innovation, and hence it makes it very exciting. Maybe there was one company जिसने EVs शुरू किया था successfully. Now जैसे सारी कंपनियां बना पा रही है और जैसे सारी कंपनियों के पास वो टेक्नोलॉजी जा रही है, it will become cheaper. Correct. Right, so that makes a lot of sense. एक last question I think हमारे viewers ये पूछना चाहेंगे कि आप सर रीड क्या करते हो on a regular basis, so that उनका भी thought process से develop हो सके in terms of investing, in terms of research analysis skills. No, I think I read a lot of things. Blogs पढ़ता हूँ मैं, मतलब Twitter में कुछ अच्छे लोगों को follow करता हूँ, and I love reading books on investing or around Any investing. two books that you recommend? बहुत सारे books हैं. Currently I'm reading this book called Investing the Last Liberal Art. I think this is something which is not about investing, but psychology, biology, physics, mathematics, ये सब से हम investing lesson कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर बहुत फैंटास्टिक. आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड इफ यू लाइक रीडिंग. आई थिंक यू शुड. डेवलप हो जाते हैं अराउंड इन्वेस्टिंग. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक आपके साथ जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, इट्स ऑलवेज एन आई ओपनर, एंड यू गिव अस सो मेनी एग्जांपल्स, सो मेनी एनालॉजीज कि हमको चीजें रिलेट हो जाती है और एक बार में समझ में आ जाती है. सो एग्जैक्टली सेम चीज हमारे व्यूअर्स के साथ भी यही होती होगी. सो थैंक यू सो मच. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन. थैंक यू मैन. थैंक्स फॉर हैविंग मी. थैंक यू. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें.